अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हमने स्टेरिलाइजेशन को स्टार्ट करना है। स्टेरिलाइजेशन जो हम पढ़ेंगे ना, वो अल्केमो बुक से पढ़ेंगे। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अल्केमो बुक है, अल्केमो फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बहुत अच्छी बुक है और इससे पढ़ेंगे। अब स्टेरिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू अल्केमो ये क्या होता है कि रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स है। अब यहाँ में सिर्फ रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स नहीं है, ये है रिमूवल ऑफ ऑल लिविंग माइक्रोब्स एंड ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑल लिविंग माइक्रोब्स एंड ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या क्या आ जाता है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आते हैं वायरस, फंजाई, स्पोर, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, सारी लाइफ आ जाती है। बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, मेनली स्पोर। ठीक है, यही डिफरेंस है स्टेरिलाइजेशन में और डिसइंफेक्शन में। यहाँ पे स्पोर के ऊपर के स्टेरिलाइजेशन स्पोर को भी कर देती है कि, लेकिन डिसइंफेक्शन नहीं, डिसइंफेक्टेंट नहीं करते, सारे नहीं करते, एक दो हैं जो है, मतलब स्पोरिसिडल है। बट स्टेरिलाइजेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एब्सोल्यूट रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सही है। उसके बाद अब स्टेरिलाइजेशन जो है ना वो एक किलिंग प्रोसेस है, मतलब सीडल प्रोसेस है, CIDIL। मतलब हम इसमें अगर बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं तो हम कहेंगे बैक्टीरिसीडल है, फंगिसीडल है। इसी तरह से ये स्पोरिसीडल है, विरिसीडल है। सही है। अब जब हमने कोई इंस्ट्रूमेंट स्टीराइल किया, अब सर्जरी के दौरान जो सर्जन्स यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनको स्टीराइल करके यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ ऑप्थेल्मिक्स को स्टीराइल किया जाता है। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट स्टीराइल हुए, जब इनको दोबारा हमने यूज़ करना था तो ऑब्वियसली इन कॉन्टेक्ट विद एयर आएंगे वो। तो जब वो इन कॉन्टेक्ट विद एयर आया इंस्ट्रूमेंट, जब हमने किया स्टीराइल, तो वो एयर से एक्सपोज हुआ तो माइक्रोब्स ने उस पर फिर कर दिया, अपना डेरा डाल लिया। सही है, वो कंटेमिनेट हो गया, कंटेमिनेशन हो गई उसकी। सही है, फिर से कंटेमिनेशन हुई, फिर से माइक्रोबियल पॉपुलेशंस की वहाँ पे ग्रोथ होना शुरू हो गई और वो जो इंस्ट्रूमेंट हमने स्टीराइल किया था वो स्टीराइल नहीं रहा। तो स्टेरिलाइजेशन ये है कि एक दफ़ा तो ये लाइफ को किल कर देती है, बट वो दोबारा से इंस्ट्रूमेंट के केस में, इंस्ट्रूमेंट जो वो दोबारा कंटेमिनेट हो जाता है। ऑप्थेल्मिक्स जो है, हम फ्लूइड्स वगैरह उनको तो हमने पैकेजिंग अच्छी की होती है ताकि एयर जो है वो अंदर ना जा सके, माइक्रोब्स ना जा सके। खैर, उसके बाद क्या सोचा गया, एक प्रोसेस है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन क्या है? सैनिटाइजेशन ये है कि रिमूव कर देना माइक्रोबियल पॉपुलेशन को, रिमूव नहीं सॉरी, ग्रोथ को इनहिबिट कर देना टू द लेवल दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी सेफ। सही है, एक सेफ लेवल तक सैनिटेशन, सैनिटाइजेशन नहीं, सैनिटेशन लिखना था मैंने, सेफ लेवल तक माइक्रोबियल पॉपुलेशन की रिडक्शन कर देना, अप टू सेफ लेवल, रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन अप टू सेफ लेवल, दैट इज़ सैनिटाइजेशन। तो मतलब ये ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, तो ये कौन से हैं? माइक्रोबिस्टेटिक्स हैं। सही है, दो चीज़ें हैं, एक स्टेरिलाइजेशन है तो वो सीडल है, जर्मिसीडल है, माइक्रोबिसीडल है, और जो सैनिटेशन हो रही है, सैनिटाइजेशन नहीं है, सैनिटेशन हो रही है, वो माइक्रोबायोस्टैटिक्स हैं, वो ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। अब जब हमने इंस्ट्रूमेंट स्टीराइल किया, हमने एयर पे एक्सपोज किया, दोबारा माइक्रोब आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन उस लेवल के नहीं आएंगे जो स्टेरिलाइजेशन के बाद आए थे। स्टेरिलाइजेशन के बाद ग्रोथ इनहिबिशन वाला कोई चांस नहीं है। सैनिटाइजेशन के बाद, सैनिटेशन के बाद क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो है उसके ऊपर माइक्रोबियल पॉपुलेशन की ग्रोथ को इनहिबिट काफ़ी देर तक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टेरिलाइजेशन के दो मेथड्स हैं, मतलब दो तरह से हम कर सकते हैं, एक है फिज़िकल मेथड्स और एक है केमिकल मेथड्स। फिज़िकल मेथड्स में आगे है हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन और लो टेम्परेचर। सही है, मैं इसको इधर लिख देती हूँ, लो टेम्परेचर, ये भी एक मेथड है, फोर्थ वाला। हीट है, फिल्ट्रेशन है, रेडिएशन है, लो टेम्परेचर है। हीट जो है सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है। फिल्ट्रेशन में आपको पता है फिल्टर पेपर यूज़ हो रहे होंगे। रेडिएशन में यूवी रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, गैमा रेज होती हैं, वो यूज़ होती हैं। और लो टेम्परेचर में हम फ्रीजिंग करते हैं या रेफ्रिजरेशन, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। हीट दैट इज़ द मोस्ट रिलायबल सोर्स
अच्छा, हीट दैट इज़ द मोस्ट रिलायबल स्टेरिलाइजिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है स्टेरिलाइजेशन के लिए। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एक होता है थर्मल डेथ टाइम। थर्मल डेथ टाइम, थर्मल मीन्स हीट, सही है। टाइम वो टाइम जिसके ऊपर एट एनी गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर है हमारे पास, सही है, बट जो टाइम जिसके ऊपर सारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है उसको कहते हैं थर्मल डेथ टाइम। एक होता है डेसिमल रिडक्शन टाइम। रिडक्शन टाइम, अब ये डेथ टाइम नहीं है, ये रिडक्शन है। ये भी एक टाइम ही है, टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। डिफरेंस ये है कि इसमें सारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है एट एनी टेम्परेचर। इसमें भी एट एनी गिवन टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर या रेडिएशन को यूज़ करके रिडक्शन होनी है पॉपुलेशन की, 90% रिडक्शन होती है, सही है। मतलब 90% रिडक्शन होती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि टाइम टेकन एट अ गिवन टेम्परेचर necessary to reduce population by 90%, या necessary to reduce population by 90% या 1 log reduction। अब डेसिमल रिडक्शन को डी वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, इसको डी वैल्यू भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है थर्मल डेथ पॉइंट। अच्छा, वो हो गया, नहीं है, रहता है थर्मल डेथ टाइम है, थर्मल डेथ पॉइंट। थर्मल डेथ टाइम तो टाइम को शो कर रहा है ना, थर्मल डेथ पॉइंट किसी टेम्परेचर को शो कर रहा होता है कि मिनिमम टेम्परेचर जिस पे ऑल पॉपुलेशन की डेथ हो जाए। टाइम चाहे जितना मर्जी रिक्वायर हो, एट एनी टाइम, सही है। मिनिमम टेम्परेचर है और ऑल पॉपुलेशन की डेथ होगी। थर्मल डेथ टाइम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टाइम जिसमें सारी पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है एट एनी टेम्परेचर। एंड डेसिमल रिडक्शन टाइम के वो टाइम जो 90% रिडक्शन कराता है एट एनी गिवन टेम्परेचर। एंड थर्मल डेथ पॉइंट के मिनिमम टेम्परेचर जिस पे पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है एट एनी टाइम। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, अब मैंने कहा आपको एग्जांपल देती हूँ, तो एम ट्यूबरक्लोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अगर इसको 58 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए जो है कोई मटेरियल है उसको स्टीराइल करना है तो इसकी किलिंग हो जाती है सारी पॉपुलेशन की। इसी तरह से जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टाइम कम हुआ, टाइम कम लगेगा, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद जब हमने मज़ीद बढ़ाया तो फ्यू सेकेंड्स में किलिंग हो गई। अब हमारे पास था कि थर्मल डेथ टाइम, मतलब वो टाइम जिसके ऊपर सारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है उसको कहते हैं थर्मल डेथ टाइम। अब ये वाला जो है ये हमारे पास थर्मल डेथ टाइम है तो ये भी और ये भी, ये सारे मतलब सारी पॉपुलेशन की किलिंग हो रही है, इसमें हमने सिर्फ टाइम को देखना होता है। और एक थी हमारे पास थर्मल डेथ पॉइंट जिसमें हमारे पास था कि मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर सारी पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है एट एनी टाइम, टाइम नहीं मैटर करता, वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर है। अब 58 पे भी हो रही है, 65 पे भी, 72 पे, लेकिन मिनिमम क्या है, 58 है, तो दैट इज़ थर्मल डेथ पॉइंट, सही है। उसके बाद एक चीज़ होती है जी वैल्यू, जी वैल्यू और डी वैल्यू। डी वैल्यू थी टाइम रिलेटेड, डेसिमल रिडक्शन टाइम था कि हम वो टाइम जिसके ऊपर 90% माइक्रोबियल पॉपुलेशन की रिडक्शन हो गई थी। जी वैल्यू टेम्परेचर रिलेटेड है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा स्टेरिलाइजेशन के लिए, एक्सपोजर टाइम कम होगा। तो टाइम को कौन शो कर रही है, डी वैल्यू। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो जो 90% रिडक्शन आ रही थी डी वैल्यू की वजह से वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब डी वैल्यू वो टाइम जो 90% रिडक्शन कर रहा था वो कम हो जाएगा। तो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो डी वैल्यू को 90% रिड्यूस कर रहा है दैट इज़ जी वैल्यू। मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टाइम कम लगेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डी वैल्यू रिड्यूस होगी,
टाइम कम लगेगा ना, तो डी वैल्यू रिड्यूस होगी, और उस डी वैल्यू की रिडक्शन अगर 90% हो रही है तो वो है जी वैल्यू। इंक्रीज इन टेम्परेचर नीडेड टू रिड्यूस डी वैल्यू बाय 90%, दैट इज़ जी वैल्यू। और जी वैल्यू टेम्परेचर रिलेटेड है, डी वैल्यू टाइम रिलेटेड है। उसके बाद एक और चीज़ है एफ वैल्यू, ये लीथल रेट को शो करती है। अभी हमने ऑटोक्लेव नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे ना तो इनकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ऑटोक्लेव में ना टेम्परेचर होता है 121 डिग्री 15 मिनट्स पे, सही है, और प्रेशर भी वहाँ पे 15 PSI होता है। अब ये जो एफ़ वैल्यू है वो कहते हैं कि 121 पे 15 मिनट्स में डेथ हो जाती है किसी भी अगर स्ट्रेन की, किसी भी माइक्रोब्स की। तो वो वैल्यू अगर हम टेम्परेचर को मैनेज करें, 121 और 15 मिनट है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँ 134 पे ले जाऊँ, 3 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड जो अकॉर्डिंग टू स्टेरिलाइजेशन के जो चैप्टर्स हैं ना, उनमें लिखा हुआ है कि 3 मिनट लगते हैं अगर हम टेम्परेचर 134 करें तो। अच्छा, अब मैंने टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया है और टाइम को मैंने कम कर दिया है। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा टाइम वैसे ही कम होता है, मैंने नहीं किया, टाइम कम लगेगा। अब कोई भी हीट ट्रीटमेंट जिसका रिज़ल्ट 121 और 15 मिनट में आएगा वो होगी एफ़ वैल्यू। 121 और 15 मिनट में माइक्रोबियल पॉपुलेशन रिड्यूस होगी, डेथ होगी सारी, सही है। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टाइम कम कर दिया, वैल्यूज़ चेंज कर दी, मगर रिज़ल्ट सेम आया कि यहाँ पे भी पॉपुलेशन की डेथ हो गई, सारी पॉपुलेशन की डेथ हो गई यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन की। तो दैट इज़ द एफ़ वैल्यू। एफ़ वैल्यू क्या है कि हीट ट्रीटमेंट एनी टेम्परेचर पे आपने एडजस्ट करना है, हीट ट्रीटमेंट किसी भी टेम्परेचर पे, बट एज इक्वल टू दैट ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ द मिनट एट 121 डिग्री, वो हीट ट्रीटमेंट एफ वैल्यू कहलाएगा जो सर्टेन नंबर ऑफ मिनट एट 121 डिग्री के इक्वल होगा, जिसका रिजल्ट सही है। ये आपको डेफिनेशन एज इट इज़ ही याद करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हीट की हमारे पास दो तरह से है, आगे फर्दर क्लासिफिकेशन, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट मॉइस्चर होगा, हीट होगी। ड्राई हीट में मॉइस्चर नहीं होता है, वो ड्राई एयर की तरह होती है। अब इनमें बहुत डिफरेंस है। एक तो ये कि मॉइस्चर और होता है हीट के अंदर, इसके अंदर नहीं होता। मॉइस्चर की वजह से इसमें ना एक चीज़ है मॉइस्ट हीट, एक तो हो गया मॉइस्चर और एक हीट। मॉइस्चर क्यों ज़रूरी है? मॉइस्चर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब मॉइस्चर जो है मॉइस्ट हीट दी जाती है तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट पे जाके ये क्या करेगा, मॉइस्चर कंडेंस होगा, कंडेंसेशन होगी, उसके बाद लेटेंट हीट ट्रांसफ़र होगी। मॉइस्चर क्या करेगा, पहले कंडेंस होगा और फिर हीट ट्रांसफ़र होगी, जबकि ड्राई हीट में ऐसा नहीं होता। इस मॉइस्चर की वजह से और कंडेंसेशन की वजह से इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन, मॉइस्ट हीट की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई हीट। ड्राई हीट में मॉइस्चर नहीं है, पेनिट्रेशन पावर कम है, और जब पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो टाइम एक्सपोजर कम लगेगा, ठीक है। मॉइस्ट हीट में मॉइस्चर है, मॉइस्चर से कंडेंसेशन होगी, लेटेंट हीट ट्रांसफ़र होगी, जल्दी होगा ये सब कुछ, पेनिट्रेट हो जाती है, ये ज़्यादा पेनिट्रेशन है इसकी, तो टाइम एक्सपोजर कम है। ड्राई हीट के पास मॉइस्चर नहीं है तो ना पेनिट्रेशन है ना टाइम एक्सपोजर कम होगा, तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। इसमें होता है 121 डिग्री से 134, 121 15 मिनट्स के लिए और 134 जो है वो 3 मिनट्स के लिए, मैंने पीछे भी बताया। उसके अलावा जो ड्राई हीट है इसका होता है 160 से 180 डिग्री। अब यहाँ बताती हूँ, ड्राई हीट में 160 अगर देना है ना आपने तो 2 घंटे टाइम देते हैं, फिर 170 भी तो दरमियान में आ रहा है तो 1 और 180 के लिए हाफ एन आवर 30 मिनट्स, सही है। तो ये देखें, टेम्परेचर ज़्यादा है इसकी निस्बत और टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, एक्सपोजर का टाइम भी मॉइस्ट हीट के कंपैरिजन में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कि जो मॉइस्ट हीट है उसका मैकेनिज़्म क्या है। मॉइस्ट हीट क्या करती है, ये कराएगी हाइड्रोलिटिक डैमेज, हाइड्रोलिटिक डैमेज कराएगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में,
और प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर जो है वो 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम अगर बात करें, और ये रिवर्सिबल नहीं होता, फंक्शनली जो है वो प्रोटीन जो है वो ख़राब हो गई है, अब वो फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकती। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन कर देती है ये। और जो ड्राई हीट है वो करती है ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज करती है कैसे? हीट तो है नहीं, मॉइस्चर तो है नहीं, तो हाइड्रोटिक डैमेज नहीं होगा। ऑक्सीडेटिव डैमेज करती है कि रेडिकल्स बना देगी, रिएक्टिव स्पीशीज़ बना देती है। तो इस तरह से ये जो है डैमेज करती है, लेकिन इसमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू मॉइस्ट हीट, और टाइम एक्सपोजर भी ज़्यादा देर तक होता है। और मॉइस्ट हीट में टाइम भी कम है और पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है और टेम्परेचर भी कम है। मॉइस्ट हीट में वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, हीट। अब इसके आगे ना 4 फॉर्म्स हैं। 4 तरह से हम कर सकते हैं इसके ज़रिए स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले तो हम अगर ख़ुद सोचें तो बॉइलिंग वाटर है, स्टीम है, और एक है पेस्चराइजेशन। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री पे होता है, स्टीम अबव 100 है, और ये बिलो 100 है। पेस्चराइजेशन, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टीम है, मैंने कहा 4 है, लेकिन अब स्टीम से आगे 2 हैं। एक होती है प्रेशराइज स्टीम, एक विदाउट प्रेशर। अब ये अबव 100 डिपेंड करता है, अगर प्रेशराइज है तो अबव 100 होगा टेम्परेचर, अगर विदाउट प्रेशर है तो फिर एट 100 ही होता है, और इसको हम कहते हैं टेंडलाइजेशन। ये स्पोर किलिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है ये प्रोसेस। तो इस तरह से जो जनरल क्लासिफिकेशन ज़्यादातर जो है ना वो पढ़ी जाती है वो यही है कि बॉइलिंग वाटर है, स्टीम अंडर प्रेशर है, प्रेशराइज स्टीम है, विदाउट प्रेशर में टेंडलाइजेशन और पेस्चराइजेशन। इस तरह से ये 4 होते हैं। लेकिन बॉइलिंग वाटर है, फिर स्टीम से आगे 2 होते हैं कि एक प्रेशराइज है, एक विदाउट प्रेशराइज है। प्रेशराइज अबव 100 है और विदाउट जो है वो एट 100 है, और बिलो 100 दैट इज़ पेस्चराइजेशन। आगे हम डिटेल में इनको पढ़ते हैं।